नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं बस्तर। एक मंच है जहां 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हमें मिलने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर है और सोमवार को राजधानी रायपुर में डायल 112 की 400 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले जगदलपुर के नेतानार में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बस्तर की धरती अब नक्सलवाद और हिंसा से बाहर निकलकर विकास और आस्था का केंद्र बनने जा रही है। अमित शाह ने आदिवासी युवाओं को सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बस्तर के लोगों का 50 सालों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम 4 से 5 सालों में करेंगे। जब तक बस्तर विकसित नहीं होगा तब तक हमारा संकल्प अधूरा रहेगा। इसके बाद उन्होंने अमर वाटिका पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और साथ ही उन्होंने उजर बस्तर कार्यक्रम में भी शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि सालों तक नक्सलियों ने विकास होने ही नहीं दिया, इसलिए हमारे जवानों ने नक्सलियों को खत्म किया है। अब बस्तर में विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके बाद शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बस्तर के रंग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही आज जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेंगे जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक के बाद शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली रवाना होंगे। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आपको बता दें कि कल का कार्यक्रम और अलग अलग जगह शिरकत करते हुए नजर आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज 4 राज्यों के मुख्यमंत्री एक मंच पर नजर आने वाले हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण दिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी देखा जा रहा है। जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 200 सीएपीएफ के कैंप हैं। ये 200 कैंप अब तक यहां के आदिवासियों की, किसानों की, बच्चों की, महिलाओं की नक्सलवादियों से सुरक्षा का काम करते थे और आज से ही शुरुआत हुई है। ये 200 में से 70 कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से इस विस्तार को, इस क्षेत्र को विकसित करने का एक मॉडल बन जाएंगे। अब हथियारी नक्सल अभियान समाप्त हो गया है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहकर जाता हूं, पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में मेरा बस्तर सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा, इसमें किसी को संशय रखें। सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है आदिवासी भाइयों बहनों के लिए। कहीं पर भी नौकरी की एडवर्टाइज निकलती है तो 15% आरक्षण आपके लिए सुनिश्चित है। एक बार बच्चे को पढ़ा लिए तो उसको सरकारी नौकरी भी मिलेगी और उद्योगों में भी नौकरी मिलेगी। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ आधे कार्यकाल की जब समीक्षा की तो मंत्रियों ने उनसे कई चौंकाने वाली शिकायतें की हैं। अधिकांश मंत्री अपने विभागीय अफसरों से परेशान हैं तो कई मंत्री अपने प्रभार के जिलों में अपनी ही पार्टी के नेताओं से भी परेशान हैं, जिसमें उनके कैबिनेट के साथी भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट।
इन दिनों मोहन कैबिनेट के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा चल रही है। समीक्षा सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कर रहे हैं। मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिव्यू में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला विकास मंत्री अपने विभागीय अफसरों से ही परेशान हैं। संपत्तियां उइके अपने प्रभार के जिले में अपने कैबिनेट के साथी नागर सिंह चौहान से परेशान हैं। मंत्रियों के मुताबिक अफसर पार्टी के नेताओं पर ही काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगाते हैं। कुछ मंत्री प्रभार के जिलों में रात्रि विश्राम न करने के अजीबोगरीब कारण भी देते नजर आए हैं। एक मंत्री ने कहा कि अफसर उन्हें सीएम से ही मिलने नहीं देते। संगठन कुछ मंत्रियों के द्वारा जिला कोर कमेटी को गंभीरता से न लिए जाने को लेकर नाराज है। जिस तरह से मंत्रियों की रिव्यू मीटिंग में क्लास लगी है, उसके बाद कुछ मंत्री तो अब खुद के मंत्री पद को असुरक्षित मानने लगे हैं, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और शिव प्रकाश उनकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आए। इनमें 2 महिला मंत्री भी शामिल हैं। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। इधर पीएम मोदी इन दिनों 5 देशों की यात्रा पर हैं और सोमवार को नॉर्वे के राजा ने पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान दिया है। कुल मिलाकर अब तक पीएम मोदी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। ये नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम हैं, जिन्होंने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। इसे नॉर्वे के सबसे बड़े सम्मान के तौर पर जाना जाता है। कुल मिलाकर अब तक पीएम मोदी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इसके पहले रविवार को स्वीडन ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। सोमवार को पीएम मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नॉर्वे के पीएम योनास स्टोरे के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। 19 मई को ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। इस समिट में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता शामिल होंगे। भारत नॉर्डिक समिट पहली बार साल 2018 में स्टॉकहोम और दूसरी बार 2022 में कोपेनहेगन में हुई थी। इस बार बैठक में ग्रीन एनर्जी, डिजिटलाइजेशन, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पीएम मोदी की ये यात्रा उनके 5 देशों के दौरे का चौथा चरण है। इसके पहले वो यूएई, नीदरलैंड्स और स्वीडन का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद पीएम इटली भी जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरी ईद के त्योहार से पहले राज्य में सैकड़ों सड़कों पर नमाज पढ़ने के मामले को लेकर तीखा बयान दे दिया है। सीएम ने साफ कह दिया है कि नमाज पढ़नी है, आप शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो मानोगे तो दूसरा तरीका भी अपनाएंगे। राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने ये बयान दिया, देखिए आप भी। ये है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो अपने सख्त तेवर और बयानों के लिए पहचाने जाते हैं। सोमवार को एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में रहे और इसकी वजह थी उनका एक बयान। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के लिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। इसके साथ सीएम योगी ने कहा, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए
हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। वैसे आपको बता दें कि 27 मई को बकरीद मनाई जाएगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का बयान कई मायनों में बेहद अहम है। वैसे भी भारतीय कानून और पुलिस प्रशासन के अनुसार क्या कहता है कानून, सार्वजनिक सड़कों या रास्तों को जाम करके नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है। वहीं विपक्ष दल के नेता योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आए। ने बोला शिफ्ट में नमाज पढ़िए, नहीं पढ़े तो फिर हम अपने हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे आप? गोली मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे सबको क्या? देखिए, बात नंबर 1, किसी भी मुसलमान को शौक नहीं होता कि धूप में, बारिश में, गर्मी में सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़े। मगर क्योंकि जुम्मा की नमाज जो होती है फर्ज है, उसको जमात के साथ पढ़ना होता है, उसमें खुतबा सुनना होता है, इसलिए 5 मिनट के लिए मस्जिद में जगह ना होने की वजह से कोई इंसान, मुसलमानों ने पढ़ लिया नमाज, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है, सबके पेट में दर्द क्यों हो जाता है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने कानून का पालन करने की बात कही है। देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 टूक चेतावनी के बाद सड़कों पर नमाज पढ़ने की कवायद में कितनी कमी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। इधर उमरिया जिले से भ्रष्टाचार और लापरवाही की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यहाँ किसानों को दी जाने वाली लाखों रुपए की दवाइयां नहीं बांटने की वजह से सरकारी कमरों में ही एक्सपायर हो रही हैं। हद तो तब हो गई जब मामले की शिकायत होने के डर से विभाग ने इन दवाइयों को चोरी छुपे नदी में फेंकवा दिया। देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो उमरिया जिले के हॉर्टिकल्चर विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मजदूर किस तरह से बोरियों में एक्सपायरी दवा भर रहे हैं। ये फसलों में कीटों के लिए मंगाई गई थी जो अब किसी काम की नहीं बची। किसानों को बांटने के लिए लाई गई दवाई कूड़े में तब्दील हो गई। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक ने विभाग पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अगर इस तरीके की घटना हुई है कि दवाइयाँ जो मंगाई गई वहाँ पर चढ़ रही थी, उनको जब जांच हुई तो उनको फेंका जा रहा है, तो गंभीर मामला है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करे और दोषियों पर। हॉर्टिकल्चर विभाग ने वर्ष 2024-25 में किसानों को बांटने के लिए लाखों रुपए की कीटनाशक और रासायनिक दवाइयां खरीदी। नियम के मुताबिक ये दवाइयां खेतों तक पहुंचनी थी, लेकिन अधिकारियों ने इन्हें कमरों में बंद कर दिया। इधर इस मामले में विभाग का कहना है कि जांच करवाई जा रही है। निरीक्षण कर रहे हैं सर, लेकिन देखो अब जाते हैं तो नर्सरी के निरीक्षण किए, स्टॉक रजिस्टर देख लिए है ना, और सामग्री के है सामने वो देख लिए। तो उसमें जो अभी आए हो पुराने तो आप बता रहे हैं, तो उसमें नए भी होंगे कुछ तो अभी वितरण कर रहे हैं। और कर्मचारियों की भी समस्या है, एक कर्मचारी है तो वो फील्ड भी देख रहे हैं, नर्सरी भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट लगती है। अब देखना होगा कि क्या वाकई दोषियों पर कार्रवाई होती है या फिर किसानों के हक की ये दवाइयां भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ी रहेंगी। उमरिया से INH 24/7 के लिए हीरा सिंह की रिपोर्ट। इधर नीट पेपर लीक केस में सोमवार को 10वीं गिरफ्तारी हुई है और सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के अनुसार रविवार को सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ है और सीबीआई के मुताबिक मोटे गांवकर संगठित गिरोह का वो हिस्सा है जो नीट पेपर लीक कराने और आगे फैलाने में शामिल है। उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 23 अप्रैल को ही पेपर और आंसर शीट जो है हासिल किए थे और कई लोगों को दिए थे। बता दें कि सीबीआई ने 15 मई को मोटे गांवकर
से उसके घर पर 8 घंटे पूछताछ की थी और मोटे गावकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी कि आरसीसी नाम का एक कोचिंग सेंटर है। रविवार को सीबीआई ने आरसीसी के मेन ऑफिस पर छापे मारकर कई डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किए थे। आपको ये भी बता दें कि कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ का टर्नओवर है और सीबीआई को शक है कि सेंटर में नीट कैंडिडेट्स को लीक पेपर के सवाल उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही लातूर के कई डायरेक्टरों ने लीक पेपर खरीदा। इधर भोपाल में पूर्व जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उनकी आखिरी सोशल मीडिया चैट अब सामने आ गई है। व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम पर मां से हुई बातचीत में ट्विशा ने अपने वैवाहिक जीवन को नरक बताया। उन्होंने ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना और पति पर चरित्र हनन के आरोप भी लगाए हैं। 30 अप्रैल को भेजे संदेश में ट्विशा ने लिखा था कि उसका दम घुट रहा है, जबकि 7 मई को उसने मां से उसे ले जाने के लिए भी कहा था। चैट्स में उसने यह भी बताया कि पति समर्थ उस पर गर्भपात को लेकर सवाल उठा रहा है। ट्विशा ने लिखा है कि अब उसे यह सब सहन नहीं हो रहा है, कुछ भी सह नहीं सकता है। और इसके अलावा मामले में अब सामने आया है कि संदेशों के बाद पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। आरोपी समर्थ सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। वहीं कोर्ट ने समर्थ सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी है, जबकि उसकी मां गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। उधर मामले में एक सीसीटीवी भी सामने आया। सीसीटीवी में ट्विशा शर्मा छत जाती दिखाई दे रही हैं और आत्महत्या के बाद पति और 2 अन्य ट्विशा को सीढ़ियों से नीचे लाते दिखे हैं। इसके बाद सीढ़ियों पर ट्विशा को सीपीआर दिया गया था। बता दें कि ट्विशा का शव पिछले 6 दिनों से एम्स भोपाल के मजूरी में रखा गया है, क्योंकि परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है। परिवार की मांग है कि दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। परिवार ने मुख्यमंत्री के ओएसडी से भी मुलाकात की है। में हर रोज कोई ना कोई नए खुलासे हो रहे हैं। आज समर्थ सिंह की याचिका पर सुनवाई होनी है। इस वक्त उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई जी, आज समर्थ की याचिका पर सुनवाई होनी है, आप लोगों की तरफ से क्या दलील आज पेश की जाएंगी, क्योंकि उनकी जो मां है उनको अग्रिम जमानत पहले ही मिल गई है? जी सर, देखिए सर, पहले तो मैं बजाय इसके स्पेसिफिक आंसर दे पाने की हम क्या दलील देंगे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या दलील देने वाले हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन वकील है, वो कैसे वहां पर उसको बयां कर रहा है। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि सुनियोजित जो फैसले हैं उसमें कोई दलील काम नहीं आती है। हमारी नजर से ये पूरा एक सुनियोजित पूरी की पूरी जो है एक स्कीम है, उसकी हत्या से लेके आगे तक की सारी चीजें सब सुनियोजित हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो सुनियोजन में आज इसको जमानत के लिए या नहीं करने के लिए क्या व्यवस्था तय करी गई है, पर यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान का कानून या हिंदुस्तान के सिस्टम जो दूसरे राज्यों में होते हैं वो यहाँ पर उस मुताबिक काम होता हो। ये पूरा जंगल राज है, अंधेर नगरी है ये, अंधेर नगरी। जी, वो कह रहे हैं कि लीगल प्रोसेस है तो आप लीगल प्रोसेस से ही जाएं। उनका ऐसा कहना है कि शायद सीएम साहब वो प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, तो आपको लीगल तरीके से ही जाना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें वही बता दिया कि जो हम इतने दिन से कर रहे हैं, तो हमारी जो अनुयायी थी उनके अगेंस्ट वो कहीं ना कहीं मतलब उतनी यूजफुल नहीं रही। लक्ष्य जी, आपकी बातचीत हुई थी जज से पहले, क्या कुछ पीड़ाएं उस समय? उसका सैटरडे को रात में मैसेज आया है। सैटरडे को रात में 9:45 बजे करीब उसने मुझे मैसेज किया है कि आई एम ट्रैप्ड, तू मत फंसना और मैं जल्दी ही कॉल करूंगी व्हेन द टाइम इज राइट। तो
अभी मतलब वो क्या बोल रही थी कि मतलब मैं फंस गई हूँ, आई एम ट्रैप्ड, कोई किसी को लिख रहा है तो इसका मतलब वो किसी जाल में फंस गई है। मैंने उसको फिर कॉल करने की भी कोशिश करी, वो बात ही नहीं कर पा रही थी। वो इतनी डरी हुई थी कि वो फोन भी नहीं कर पा रही थी और उसने हर तरीके की चीजें बोली है कि ये मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। अपनी माँ को भी मैसेज किए हैं और इस तरीके से आप 10 बजे वो आराम से बात कर रही है और 10:30 बजे हमें ये न्यूज मिल रही है कि वो नहीं रही है। मीनाक्षी हमारे साथ मौजूद थी और उनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से प्रीशा को उसे घर में परेशान किया जा रहा था, पैसों तक के लिए उसको कई बार परेशान होना पड़ता था। कहीं ना कहीं एक ऐसी लड़की जो पहले मिस पुणे रही, 2 फिल्मों में काम किया, एक अच्छी खासी हाई प्रोफाइल जिंदगी जी, लेकिन जब शादी हुई तो शादी के बाद उसको कई सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है, कोर्ट में सुनवाइयां लगातार हो रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव गुप्ता। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे।